17 नवंबर 2025 इस तारीख को बांग्लादेश फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल्स के तहत, और उनकी बेमौजूदगी में। वहां पर थी ही नहीं शेख हसीना वहां से पिछले ही साल भाग चुकी है। बोला जा रहा है कि भारत में छिपी हुई है वो, भारत में एग्जाइल है उनका लेकिन उनकी बेमौजूदगी में काफी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूएन, यूनाइटेड नेशंस काफी चिंतित है कि ऐसे कैसे सजा सुना सकते हैं जब वो व्यक्ति वहां पर है ही नहीं। क्या ये जस्टिस का बिल्कुल सही एक मार्गदर्शन किया जा रहा है? न्याय क्या इसी तरीके से होता है? बांग्लादेश में ये सारे पॉलिटिकल टर्मोइल सिर्फ आज के उससे नहीं देखे जा रहे, इसकी इतिहास बहुत लंबा है और ये वाले प्रोटेस्ट एक अलग दर्जे पर धीरे धीरे जाते जा रहे हैं, जहां पर स्टूडेंट्स रोड पे आ जाना, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर को भाग निकलना या भगोड़ा घोषित कर देना, और मोहम्मद यूनिस ने एक सरकार फॉर्म कर लेना। कहां क्या चीजें हो रही थी, जहां पे सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल हर एक चीज टर्मोइल देखने के लिए मिल रहा था, हर एक चीज में अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी। तो स्टार्ट कहां से हुई थी सिचुएशन, तो वो देखते हैं। केस का जो बैकग्राउंड है, केस का बैकग्राउंड हुआ है 2024 से। स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करी गई थी और ये जो क्राइम इनके जिस क्राइम के अकॉर्डिंग इनको सजा दी गई है वो सजा दी गई है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जो है ये किसी क्रिमिनल कोर्ट की तरह कोई सजा नहीं सुनाता है, ये सुनाता है उस केसेस के अंदर जो डायरेक्टली ह्यूमैनिटी या फिर किसी ने अगर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करा है तो उसके बिहाफ पे सुनाता है। 2024 में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था जहां पे शेख हसीना ने अपनी पावर्स का मिसयूज करा था और जितने भी सारे गवर्नमेंट मशीनरी थी सबका यूज कर दिया गया था। जहां पे प्रोटेस्ट जो थी वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं थी, बिल्कुल साइलेंट प्रोटेस्ट थी, लेकिन उन पर फिर भी सरकारी मशीनरी द्वारा हमला किया गया था। काफी टाइम तक इन्वेस्टिगेशन चली और जो इन्वेस्टिगेशन चली वो शेख हसीना के उस पर चली और होम मिनिस्टर कमल के ऊपर भी यह सजा सुनाई गई है। आगे देखते हैं क्या चीज हुई थी उस दौरान में जब प्रोटेस्ट चल रही थी। 1400 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई थी। नेशन वाइड प्रोटेस्ट चल रही थी। ये जुलाई और अगस्त 2024 के टाइम पीरियड की बात है, जहां पर शेख हसीना ने ये वाला जो मूवमेंट है, ये ऐतिहासिक जो मूवमेंट था उसको किस तरीके से एक खून खराबे में पलट दिया था। चार्जेस क्या क्या लगे इनके खिलाफ चार्जेस लगे कि इन्होंने एक तो गवर्नमेंट मशीनरी का यूज करा है, इन्होंने ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर और लीथल फोर्स का यूज करा है, इन्होंने पुलिस फोर्स का यूज करा है, जो साइलेंट प्रोटेस्ट चल रही थी उसको वायलेंट में कन्वर्ट करा है, जहां पे डायरेक्टली ढाका स्टूडेंट्स को अटैक किया गया है, उन पे एट्रोसिटीज भी करी गई थी शेख हसीना के टाइम पीरियड के दौरान में 2024 में। अजादुज्जमान खान कमल ये है फॉर्मर होम मिनिस्टर, यानी कि इनके अंडर पुलिस भी होगी, इनके अंडर काफी सारे सिक्योरिटीज भी इनके अंडर थी। तो यानी इन्होंने भी अनुमति दी थी, शेख हसीना का ऑर्डर भी इन्होंने ही माना था और इनको भी ट्रायल बेसिस पर इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने इनके एब्सेंटीज में भी इनको भी सजा सुनाई। जो ट्रिब्यूनल है इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जो है 1973 में शेख हसीना द्वारा यह लॉन्च किया गया था और 15 साल तक शेख हसीना की सरकार कोई भी सरकार नहीं गिरी थी। शेख हसीना पावर में थी 15 साल, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन एक प्रोटेस्ट की वजह से उनको बांग्लादेश सत्ता तो छोड़नी पड़ी, लेकिन बांग्लादेश भी छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके पार्लियामेंट्री हाउस में डायरेक्ट बांग्लादेशी नागरिक घुस चुके थे। वहीं पर एक व्यक्ति का और नाम आया था, चौधरी अब्दुल्ला अल ममून, फॉर्मर पुलिस चीफ, लेकिन इन्होंने सॉरी मांग लिया। इन्होंने ये चीज बोली थी कि ऑर्डर तो मुझे ऊपर से आए, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये उस दौरान में अवेलेबल थे जब ये सजा सुनाई जा रही थी शेख हसीना को और खान कमल को। यह बोला गया था इन्होंने अपनी गलती मानी थी, इन्होंने माफी मांग ली थी, इसलिए इनको माफी दे दिया गया और जितने भी सारे केसेस इनके ऊपर थे सब डिसॉल्व कर दिए गए थे, डिस्क्लोज कर दिए गए थे। कोर्ट की यह ऑब्जर्वेशन थी जहां पे कोर्ट ये वाली चीज बोलता है कि हमने सजा इसलिए सुनाई है क्योंकि शेख हसीना सरकार ने, गवर्नमेंट ने जितने भी सारी डिमांड्स थे स्टूडेंट्स की वो सारी इग्नोर की गई थी।
उनको अलग अलग टर्म से बुलाया गया था, रजाकार से उनको बुलाया गया था, जहां पर रूलिंग पार्टी विंग जो है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, सिंपल गिल्टी महसूस करी गई हैं, क्योंकि ह्यूमंस कितने लोगों को मारा गया था, 1400 डेथ इज अ ह्यूज नंबर, और इसलिए जो क्राइम्स उनके अगेंस्ट चार्ज करा गया है वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल्स ने इसी क्राइम के तहत उनको फांसी की सजा सुनाई है। लीगल बेसिस फॉर वर्डिक्ट, जितने भी सारे चार्जेस थे वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर चार्जेस थे ना। और इस दौरान में सबसे बड़ी जो चीज देखी गई थी, जो एविडेंसेस थे, डिजिटल एविडेंसेस भी थे उनके खिलाफ थे, काफी सारे टेस्टिमनीज भी थे, लोगों को बुलाया गया कि आप अपना वर्डिक्ट दो कि क्या हुआ था उस केस में, क्या नहीं हुआ था, और सब ने, हर एक गवर्नमेंट मशीनरी ने या फिर जो टेस्टिमनीज जिनकी नोट डाउन हो रही थी, सब ने बताया कि शेख हसीना ने ये सब चीजें करी थी, और उनके नेतृत्व में ही ये वाली चीज देखने के लिए मिली थी। जब ये केस हुआ था, स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहे थे, स्टूडेंट भड़क गए थे कि ये वाली चीज कैसे करी गई है, जहां पे अब प्रोटेस्ट जो है, जो एक लीग से थी वो डाइवर्ट हो गई थी जब 1400 स्टूडेंट्स की डेथ हुई थी। और ये वाली चीज देखकर 4 अगस्त 2024 को शेख हसीना भारत की तरफ बढ़ चुकी थी। शेख हसीना फ्लैड टू इंडिया ऑन 4 अगस्त 2024, और उसके जगह इंटरिम गवर्नमेंट जो सरकार बनाई गई थी, इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है कि ये वाली वो सरकार है जो लोगों द्वारा नहीं चुनी गई है, और मोहम्मद यूनिस बन गए थे यहां के प्राइम मिनिस्टर। इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया ने कोई भी अभी तक ऑफिशियल रिस्पॉन्स अभी तक नहीं दिया है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटी की वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर वो कोई एक ऐसा जल्दबाजी में स्टेटमेंट दे दे, इंडिया और बांग्लादेश के जो अच्छे रिलेशंस है, जितनी सारी डील्स हुई हैं, वो सारी टूट ना जाए, वो कहीं खराब ना हो जाए, कहीं जो लोग हैं वहां बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं, कहीं उनको खतरा महसूस ना हो। ह्यूमन राइट एंड एथिकल कंसर्न्स क्या आ रहा है? सबसे मेन कंसर्न वो आ रहा है कि बिना उनके एब्सेंस के सजा कैसे सुनाई जा सकती है, जब जो इंसान है जिसको सजा सुनाई जा रही है वो कोर्ट में ही नहीं है, वो अपने आप को गिल्टी होने से बचा ही नहीं सकता है। सबसे बड़ी चीज जो आ रही है कंसर्न्स के, उसमें एथिकल कंसर्न्स, ये आपके एथिक्स में आ सकता है, और ये आपके कभी कभार एसेज में भी आप ये वाली चीज डाल सकते हो एज एन एग्जांपल ऑफ बांग्लादेश। एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, डिबेट होनी स्टार्ट हुई है कि क्या ये न्याय फेयर है, क्या जुडिशरी इंडिपेंडेंट बॉडी कहीं वो फायदा तो नहीं उठा रही, कहीं अपनी पावर को एग्जीग्रेट तो नहीं कर रही है वो। और जो ड्यू प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है, आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपने पढ़ा होगा। यानी कि कोई कानून बनाया गया लेकिन एक प्रोसीजर के थ्रू बनाया गया, चाहे वो खराब हो चाहे वो सही हो, डजंट मैटर, प्रोसीजर फॉलो हुआ, कानून बन गया, ठीक है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ये बताता है कि कानून जो होना चाहिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए, खराब कानून को तुरंत ही नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। जहां पे लोकतंत्र थोड़ा सा अनस्टेबल देखा जा रहा है इस दौरान बांग्लादेश में। शूट एट साइट के ऑर्डर आ चुके हैं ढाका में, जहां पर डिप्लॉय हो गई है, आर्मी डिप्लॉय हो गई है, बीजीबी डिप्लॉय हो गई है, राइट पुलिस भी डिप्लॉय हो चुकी है। और फिर पॉलिटिकल पोलराइजेशन और रिन्यूड प्रोसेस, हो सकता है कि प्रोटेस्ट फिर से हो जाए, हो सकता है कि पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से और चीजें, कहीं ये पॉलिटिकल एंगल अगर ले लिया, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कम्युनल वायलेंस, राइट्स, अलग ही बांग्लादेश जल रहा। उसके बाद आते हैं हमारे रीजनल इंप्लीकेशंस। रीजनल इंप्लीकेशंस में इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन थोड़े से इस दौरान में क्रिटिकलिटी फेस कर सकते हैं, क्योंकि शेख हसीना जो भागकर आई थी, जो उन्होंने एग्जाइल लिया है, वो भारत देश में लिया है, जहां पर रिफ्यूजीज हैं, जो माइग्रेशन, जो कंसर्न थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब वो कंसर्न कैसे बढ़ेगा? क्योंकि वहां से जो लोग माइग्रेट कर रहे होंगे या फिर इंडिया में जो आ रहे होंगे, अब वो इंडिया में नहीं एंटर कर सकते, या इंडिया से जो बांग्लादेश में जा रहे थे वो तो बिल्कुल एंटर नहीं कर सकते। साउथ एशिया की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जितनी भी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो काफी हैम्पर होने के ज्यादा चांसेस हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी ये सिचुएशन क्रिटिकली क्लोजली मॉनिटर कर रही है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसा एक होता है कि मेन चीज होती है कि उस लोकतंत्र में जो रूल कर रहा होता है, जो किंग मेकर होता है, वो जनता होती है। कहीं ऐसा ना होता है जितने भी सारे जनता के अधिकार हैं उनको एक कठपुतली की तरह यूज करा जाए और एक पॉलिटिकल सिस्टम उन कठपुतलियों को काट ना दे। थोड़ी सी एनालिसिस देख लेते हैं पेपर के उससे क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती है, जहां पे जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी देखने के लिए हमें
एक क्वेश्चन पुटअप हो गया जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी पे कि विदाउट एनी एविडेंस ये जो आपने बिना क्रिमिनल को बुलाए हुए एक वर्डिक्ट दे दिया है, जहां पे पॉलिटिकल वेंडेटा देखने के लिए यहां पे मिला है, ह्यूमन राइट्स क्वेश्चन हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी बांग्लादेश की क्वेश्चन हुई है, एथिक्स इन इंटरनेशनल लॉ उसमें आपसे पूछा जा सकता है, और रूल ऑफ लॉ इन साउथ एशिया, उस दौरान में क्या साउथ एशिया स्टेप्स लेगा। कंक्लूजन क्या है? एक ये हिस्टोरिक मोमेंट है, आज तक बांग्लादेश में या फिर आज तक किसी देश में ऐसा देखने के लिए नहीं मिला है, अभी हाल ही में ही, लेकिन ये बांग्लादेश में देखने के लिए मिला है, जहां पे काफी सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं हमारे जस्टिस, न्याय से रिलेटेड, गवर्नेंस, क्योंकि पॉलिटिकली काफी अनस्टेबल सिचुएशन हो रही है, और हमारी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। इंटरनल सिक्योरिटी, रीजनल डिप्लोमेसी काफी क्वेश्चनेबल है इस दौरान में, जहां पर इंटरनल पॉलिटिक्स बांग्लादेश की अलग ही लेवल पर चल रही है। कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, और कृपया करके ये क्वेश्चंस के आंसर आप लोग करें। अगर आप स्टेट पीसीएस या आप यूपीएससी किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपके एथिक्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके इंटरनल सिक्योरिटी में ये वाले टाइप के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कृपया करके अगर थोड़ा बहुत भी आपको इसका आंसर का कुछ पता लगता है, आपके व्यूज हो रहे हैं, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर डालें। पहला क्वेश्चन, डज अ ट्रायल इन absentia satisfy principles of natural justice? How should democracies handle mass protest ethically? What role should neighboring countries play in politically sensitive extraditions? और ये अगर आपने ये वाली चीज सर्च करी और आपने गूगल भी करा है, तो आप अपने आंसर राइटिंग में ये वाले जो आप कंटेंट लिखेंगे वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, और आप उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो सिनेरियो है जो बांग्लादेश में आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और इसके थ्रू आपको यह भी पता लग गया होगा कि पीसीएस के अकॉर्डिंग आपको अपना सब्जेक्ट किस तरीके से कवर करना है, एक न्यूज को कैसे कवर करना होता है, और मेंस आंसर राइटिंग में कैसे पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको कंप्लीटली समझ में आ गया है, और मिलेंगे इसी चैनल पर। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपना कमेंट जरूर छोड़ना। मिलते हैं किसी एक नए सफर में जल्द ही, किसी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।